हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। अगेन आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क कंप्यूटर अवेयरनेस के बेस्ट 40 क्वेश्चंस। ये बेस्ट 40 क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो आईबीपीएस के काफी ट्रेंडिंग क्वेश्चन में से हैं, यानी वो क्वेश्चंस जो आईबीपीएस अक्सर अपने एग्जाम में पूछता है, चाहे वो एमएस वर्ड से हो, चाहे एक्सेल से हो, पावर पॉइंट से हो, ऑपरेटिंग सिस्टम से हो, डेटाबेस से हो, नेटवर्किंग से हो, या जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं का कलेक्शन मैं आज लेकर आया हूं। एक बार आप करिएगा 40 क्वेश्चंस और मुझे बताइएगा कि आउट ऑफ 40 आपने कितना स्कोर किया। साथ ही साथ सेशन के लास्ट में यह भी बताइएगा क्या सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं डे 8 के साथ। डे 1 से लेकर डे 7 तक सारे सेशंस को आप जरूर देखिएगा, और इवन जितने भी सेशंस ये हो रहे हैं ये देखने कंपलसरी हैं, क्योंकि ये सबके सब आपके एग्जाम को फोकस करते हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं यहां पर कैसे प्रिपरेशन की जाए। तो अगर आप बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं, ताकि कंप्यूटर का कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना एग्जाम में आए आप उसको बढ़िया तरीके से कर पाएं। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसको एग्जाम में कैसे प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में करेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि एग्जाम में आपको 10 मिनट के अंदर अंदर इन 40 क्वेश्चंस को करना है विद फुल एक्यूरेसी। और इसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को, जो कि 15 मार्च से स्टार्ट हुआ था लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर साल आईबीपीएस अपने पैटर्न को बदलता है और हर बार नए क्वेश्चंस को इंक्लूड करता है, क्योंकि यहां पर कंप्यूटर बेसिक कोर्स नहीं है, कंप्यूटर अवेयरनेस है, जहां पर बढ़िया लेवल का पैटर्न आपको देखने को मिलता है। सर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स से? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, और फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। सर कितनी वैलिडिटी होगी इस कोर्स की? 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, 12 महीने मतलब 1 साल की वैलिडिटी के लिए ये आपको मिल रहा है। यहाँ कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू, पीडीएफ और मॉक टेस्ट यानी सब कुछ आपको मिलेगा, कहीं दूसरी जगह जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप डायरेक्टली क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप व्हाट्सएप करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी आपको यहां पर डिस्प्ले हो रहा है। याद रखिएगा, बैच के रिगार्डिंग या कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन है तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस वाले सेशन यानी डे 7 में मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था। यह क्वेश्चन क्या था? द फॉन्ट साइज ऑफ 36 पॉइंट in MS Word 2007 is equal to how many inches? MS Word 2007 या किसी भी वर्जन में 36 पॉइंट का फॉन्ट आकार कितने इंच के बराबर है? हम जानते हैं यहां पर कभी भी अगर हमें पॉइंट्स को इंचेस में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं उस नंबर को 72 से। यानी यहां पर क्या दिया हुआ है? 36 पॉइंट। 36 को जब हम 72 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 0.5। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि 1 पॉइंट बराबर है 1/72 के, और इसलिए 36 पॉइंट कितने के बराबर होगा? 36 डिवाइडेड बाई 72, दैट इज 0.5। इसका मतलब कि सर पॉइंट को अगर इंचेस में कन्वर्ट करना होगा तो हम उस नंबर को क्या 72 से डिवाइड करेंगे? जी हां, किसी भी नंबर को 72 से डिवाइड करने पर आप पॉइंट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? इंचेस में। क्लियर? वेरी गुड। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जरा पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? इन विंडोज 11 मिनिमम प्रोसेसर रिक्वायरमेंट इज। विंडोज 11 जो कि लेटेस्ट विंडोज है, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज 11, इसमें न्यूनतम प्रोसेसर की आवश्यकता कितनी है? मिनिमम। हम जानते हैं विंडोज 11 में मिनिमम रैम कितनी चाहिए, मिनिमम रैंडम एक्सेस मेमोरी कितनी चाहिए? 4 GB। और अगर विंडोज 11 के मिनिमम प्रोसेसर की बात करें तो 1 गीगाहर्ट्ज कम से कम होना चाहिए।
मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, लेकिन 1 गीगाहर्ट्ज से कम नहीं हो सकता। सो द करेक्ट आंसर इज 1 गीगाहर्ट्ज। तो दो बातें आपको समझ में आई कि रैम की बात की जाएगी तो 4 GB होगी, और अगर प्रोसेसर की बात की जाएगी तो 1 गीगाहर्ट्ज, दैट इज द मिनिमम वन। नेक्स्ट, विच विंडोज वर्जन केम आफ्टर विंडोज एक्सपी? विंडोज एक्सपी के बाद कौन सा विंडोज का वर्जन आया? विंडोज एमई, विंडोज 2000, विंडोज 7, विंडोज विस्टा या विंडोज 11? क्या होगा करेक्ट आंसर? अगर आपने विंडोज के वर्जन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, बहुत सीक्वेंस वाइज पढ़ा है, तो आप जानते हैं कि विंडोज एक्सपी के बाद में, एक्सपी का मतलब एक्सपीरियंस, और एक्सपी के बाद में जो वर्जन आया दैट इज विस्टा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्या सर एग्जाम में यही आ सकता है? क्या कोई दूसरा नहीं आ सकता? क्या यह नहीं पूछा जा सकता कि विंडोज विस्टा के बाद में कौन सा आया, विंडोज 7 के बाद में कौन सा आया, विंडोज एमई के बाद में कौन सा आया, या विंडोज 2000 के बाद में कौन सा आया? बिल्कुल पूछा जा सकता है, और यहां से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये पूरा सीक्वेंस याद करना है। ये सबसे पहले विंडोज 1.0 आया, फिर 2.0, फिर 3.0, 1 2 3, फिर विंडोज एनटी जिसका मतलब है न्यू टेक्नोलॉजी, फिर विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज 2000 सर्वर, बहुत ही फेमस रहा सर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से, विंडोज एमई जिसे मिलेनियम एडिशन बोला जाता है, एमई का मतलब मिलेनियम एडिशन, एक्सपी का मतलब एक्सपीरियंस, फिर आया विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 8, 8.1, विंडोज 10 और लेटेस्ट रहा विंडोज 11। तो अगर ये पूरा सीक्वेंस आपको याद होगा तो कुछ भी पूछा जाए कि किसी से पहले कौन सा वर्जन आया या किसी के बाद में कौन सा वर्जन, आप उसका आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट, USB 1.0 एंड USB 2.0 uses डैश मोड ऑफ कम्युनिकेशन। USB 1.0 2.0 संचार के डैश मोड का उपयोग करते हैं। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। हम जानते हैं USB 1.0 2.0 किसको फोकस करता है? हाफ डुप्लेक्स को। हाफ डुप्लेक्स का मतलब कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होगी लेकिन एक समय पर एक ही तरफ से, दैट इज कॉल्ड हाफ डुप्लेक्स। और USB का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। USB कितने तरीके की हैं? 1.0, 2.0, 3.0, है ना, यही है। वैसे तो 3.1, 3.2 भी आ चुकी है, लेकिन वर्जन्स की बात करें ओवरऑल तो 1 वाला वर्जन, 2 वाला वर्जन और 3 वाला वर्जन ही USB में आया है। तो 1.0, 2.0 के केस में आंसर क्या होगा? हाफ डुप्लेक्स मोड। सर अगर एग्जाम में 3.0 पूछ लिया जाए तो क्या होगा? पूछ लिया ना जाए, पूछा जा सकता है, ये पूरी पॉसिबिलिटी है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाए कि USB 3.0 और उसके आगे आने वाले जितने भी USB के वर्जन्स हैं उनमें कौन सा मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज होगा? USB 3.0 एंड न्यूअर यूज डैश मोड ऑफ कम्युनिकेशन। USB 3.0 और नए संचार के डैश मोड का उपयोग करते हैं, तो आंसर होगा फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स का मतलब कि बोथ साइड में कम्युनिकेशन हो सकती है, सेंड और रिसीव दोनों हो सकता है, लेकिन सेम टाइम पर, दैट इज कॉल्ड फुल डुप्लेक्स। और यही डिफरेंस है 1.0, 2.0 और 3.0 में। इन तीनों में स्पीड का भी डिफरेंस है कि जो डेटा ट्रांसफर की स्पीड होती है वो भी अलग अलग होगी, लेकिन उन सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो क्या कि 1.0, 2.0 कैसा कम्युनिकेशन है? हाफ डुप्लेक्स। और 3.0 के केस में कैसा कम्युनिकेशन होता है? तो आंसर है फुल डुप्लेक्स। क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड। डैश सर्विस इज अ टाइप ऑफ थिन क्लाइंट टर्मिनल सर्वर कंप्यूटिंग। डैश सेवाएं एक प्रकार का पतला क्लाइंट टर्मिनल सर्वर कंप्यूटिंग है। अब ये थिन और थिक क्या होता है? देखिए हमारे कंप्यूटर्स दो तरीके के होते हैं, एक थिन क्लाइंट और एक थिक क्लाइंट। थिन क्लाइंट वो होते हैं जो
सर्वर से कनेक्टेड नहीं होते या जिनमें सर्वर वाली पॉसिबिलिटी नहीं होती, दैट इज कॉल्ड थिन क्लाइंट। थिन कंप्यूटर्स या थिन क्लाइंट उनको बोलते हैं जो सिर्फ रिक्वेस्ट करते हैं, और जो रिस्पॉन्स देते हैं उनको क्या बोलते हैं? थिक क्लाइंट यानी सर्वर। जितने भी सर्वर हैं वो थिक होते हैं, और जितने भी नॉर्मल क्लाइंट हैं जो रिक्वेस्ट करते हैं नेटवर्क या इंटरनेट पर, वो थिन होते हैं। तो थिन क्लाइंट्स टर्मिनल्स को क्या बोला जाता है? आंसर है रिमोट डेस्कटॉप। डेस्कटॉप का मतलब, रिमोट डेस्कटॉप का मतलब जो सिर्फ रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, जिनमें प्रोसेस करने की पावर नहीं है, जिनमें डेटा स्टोर नहीं है, दैट इज कॉल्ड रिमोट डेस्कटॉप। तो याद रखिएगा, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि डैश सर्विस इज अ टाइप ऑफ अ थिन क्लाइंट टर्मिनल सर्वर कंप्यूटिंग। द करेक्ट आंसर इज रिमोट डेस्कटॉप। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस इज कॉल्ड। डेटाबेस में किसी रिकॉर्ड के बारे में जानकारी की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? हम जानते हैं कि अगर डेटाबेस की हायरार्की आपको पता है, जैसे बिट, निबल, निबल तो होता नहीं है डेटाबेस में, क्या होता है? बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस, यही होती है। तो इसमें सबसे छोटी यूनिट क्या है? बिट। क्या बिट दिया है? नहीं। क्या बाइट दिया है? नहीं। क्या फील्ड दिया है? जी हां। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फील्ड। लेकिन यह आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आपको ये पूरी हायरार्की याद होगी। बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डेटाबेस। नेक्स्ट, की टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल इज कॉल्ड। तालिकाओं के बीच संबंध दर्शाने वाली कुंजी को क्या कहा जाता है? की टू रिप्रेजेंट, हम जानते हैं कि डेटाबेस में बहुत सारी कीज होती हैं, जैसे प्राइमरी की, सुपर की, फॉरेन की, बहुत सारी यूनिक कीज। तो अगर यहां पर बात की जा रही है किसकी? रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। क्या यहां पर एक टेबल की बात की जा रही है? नहीं, कई सारे टेबल्स के बीच में रिलेशन की। और अगर हम दो टेबल्स या दो से ज्यादा टेबल्स की बात करते हैं तो हमेशा आंसर क्या आता है? फॉरेन की। तो यहां पर आंसर क्या बन जाएगा? फॉरेन की। कभी भी अगर दो टेबल या दो से ज्यादा टेबल्स के बारे में और उनके रिलेशनशिप के बारे में बात की जाएगी तो आंसर क्या बनेगा? दैट इज कॉल्ड फॉरेन की। नेक्स्ट, इन द रिलेशनल मॉडल या इन द रिलेशनल मोड्स कार्डिनलिटी इज टर्म्ड एज। रिलेशनल मोड में कार्डिनलिटी को क्या कहा जाता है? हम जानते हैं ये क्वेश्चन डेटाबेस से है, और डेटाबेस या डीबीएमएस में कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज यानी नंबर ऑफ टपल्स कहलाती हैं कार्डिनलिटी। तो आंसर क्या बनेगा? नंबर ऑफ टपल्स, दैट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी। अब ये सर नंबर ऑफ टपल्स का मतलब क्या है, कार्डिनलिटी का मतलब क्या है, आइए इसको समझते हैं। एग्जाम में इन दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, या तो नंबर ऑफ टपल्स दिया होगा या नंबर ऑफ रोज दिया होगा, तो आंसर हो जाएगा कार्डिनलिटी। या नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स दिया होगा या नंबर ऑफ कॉलम्स दिया होगा तो बन जाएगा डिग्री। अब क्वेश्चन ये उठता है कि रोज को टपल्स बोलते हैं, ये आप जानते हैं, कॉलम्स को एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, ये भी आप जानते हैं, लेकिन नंबर ऑफ टपल्स या नंबर ऑफ रोज को क्या बोलते हैं? कार्डिनलिटी। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स या नंबर ऑफ कॉलम्स को क्या बोलते हैं? डिग्री। आइए जरा इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए कि एक टेबल है जिसमें 3 स्टूडेंट हैं। ठीक, कितने स्टूडेंट हैं? 3 स्टूडेंट। उनकी आईडी है 121, 114 और 311। ये 3 स्टूडेंट्स अगर हैं तो हमारी कार्डिनलिटी कितनी होगी? नंबर ऑफ टपल्स कितनी होंगी? नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी? 3। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कार्डिनलिटी कितनी है? 3, क्योंकि कितने स्टूडेंट हैं? 3। अगर स्टूडेंट 4 होते तो कार्डिनलिटी कितनी हो जाती? 4। स्टूडेंट 5 होते तो कार्डिनलिटी कितनी हो जाती? 5। अब डिग्री क्या होता है? डिग्री का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स या नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। अब इन 3 स्टूडेंट्स के कितने एट्रीब्यूट्स हैं, कितने यहां पर कॉलम्स हैं? तो हमने देखा एक आईडी, स्टूडेंट की आईडी
स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का एज और स्टूडेंट का कोर्स। तो यहां एट्रीब्यूट हमें मिले कितने, 4। तो यहां पर डिग्री कितनी हो गई, 4। समझ में आया, जितने स्टूडेंट उतनी कार्डिनलिटी और जितने इनके एट्रीब्यूट्स, जितने कॉलम्स उतनी डिग्री। वेरी गुड। इंटरनल मेमोरी इन अ सीपीयू इज नथिंग बट, सीपीयू में आंतरिक मेमोरी और कुछ नहीं है बल्कि क्या है। जब भी हम बात करते हैं सीपीयू की इंटरनल मेमोरी की, तो हम जानते हैं कि सीपीयू के अंदर जो मेमोरी है वो फास्टेस्ट मेमोरी है, और फास्टेस्ट मेमोरी का मतलब रजिस्टर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर किससे मिलके बनते हैं, तो आंसर है फ्लिप फ्लॉप से। अब फ्लिप फ्लॉप इज अ कलेक्शन ऑफ, फ्लिप फ्लॉप किसका कलेक्शन है, या फ्लिप फ्लॉप के मिलने से क्या बनता है, तो आंसर है रजिस्टर्स। ठीक, फ्लिप फ्लॉप का मतलब 0 या 1। फ्लिप फ्लॉप क्या स्टोर करता है, एक 0 या एक 1 को स्टोर करने के लिए, एक बिट को स्टोर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, फ्लिप फ्लॉप का। नेक्स्ट, सीपीयू रिट्रीव इट्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम, सीपीयू अपना डेटा और निर्देश कहां से प्राप्त करता है। हम जानते हैं कि सीपीयू एक प्रोसेसिंग यूनिट है ना, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो सीपीयू को इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए डेटा कहीं से लेना होगा। ये डेटा वो कहां से उठाता है, सेकेंडरी मेमोरी से, ऑक्सिलरी मेमोरी से, मेन मेमोरी से, 2 and 3 या 1, 2 and 3। क्या होगा आंसर, एंड द करेक्ट आंसर इज मेन मेमोरी। यानी जब भी सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए कोई भी डेटा चाहिए तो वो डेटा कहां से उठाएगा, रैम से, और रैम का मतलब क्या होता है, मेन मेमोरी। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, मेन मेमोरी। सर आंसर कैश मेमोरी से भी तो हो सकता है, क्योंकि सीपीयू सबसे पहले डेटा कहां ढूंढता है, रजिस्टर में। रजिस्टर में नहीं मिलता तो कहां ढूंढता है, कैश मेमोरी, और कैश मेमोरी भी नहीं मिलता, उसमें भी नहीं मिलता तो कहां ढूंढता है, रैम में, और रैम का मतलब क्या है, मेन मेमोरी। तो यहां पर रजिस्टर भी नहीं गिवन था ऑप्शन में, यहां पर कैशे मेमोरी भी गिवन नहीं था, इसलिए आंसर क्या बना, मेन मेमोरी, दैट इज कॉल्ड रैम। वेरी गुड। डैश इज द फिशिंग प्रोसेस इज डन थ्रू द मीडियम ऑफ टेलीफोन। कह रहा है डैश, क्या फिशिंग प्रक्रिया टेलीफोन के माध्यम से की जा सकती है, और अगर की जा सकती है तो उसे क्या बोलते हैं। फिशिंग का मतलब किसी भी यूजर नेम पासवर्ड को हैक करना एक फिशिंग प्रोसेस कहलाता है। फेक वेब पेज को क्रिएट करना फिशिंग प्रोसेस कहलाता है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को हैक करना या किसी भी बैंक अकाउंट को हैक करना फिशिंग प्रोसेस कहलाता है। और अगर ये फिशिंग प्रोसेस हम टेलीफोन के द्वारा कर रहे हैं, मोबाइल फोन के द्वारा कर रहे हैं या स्मार्टफोन के द्वारा कर रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड विशिंग। विशिंग का मतलब क्या होता है, दैट इज कॉल्ड वॉइस फिशिंग। कई बार आपके पास में वॉइस कॉल आती है और कहा जाता है कि हम फला फला बैंक से बोल रहे हैं और अपनी ये डिटेल्स हमारे साथ में शेयर कर दीजिए। और ऐसी जो कॉल्स आती हैं, जो फेक कॉल्स होती हैं, जो बैंक बन के या किसी ट्रस्टेड सोर्स द्वारा अपने आप को दिखाया जाता है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड वॉइस फिशिंग एंड दैट इज अ टाइप ऑफ अ फिशिंग। नेक्स्ट, डैश इज अ स्टैंड अलोन मैलवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट इटसेल्फ इन ऑर्डर टू स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर्स। डैश एक स्टैंड अलोन मैलवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अन्य कंप्यूटर में फैलने के लिए खुद की प्रतिकृति बनाता है। स्टैंड अलोन का मतलब आत्मनिर्भर, और जब भी आत्मनिर्भर मैलवेयर की बात होगी तो आंसर क्या होगा, वर्म, यानी राइट वंस रीड मैनी। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 5। ये आत्मनिर्भर क्यों है, ये स्टैंड अलोन क्यों है, क्योंकि ये ह्यूमन इंटरवेंशन की इसको रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको किसी भी प्रकार की ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये स्वतः ही कंप्यूटर में एंटर करेगा और स्वतः ही काम करेगा बिना किसी इंटरवेंशन के, बिना किसी दखल अंदाजी के। क्लियर। नेक्स्ट,
व्हाट इज द शॉर्टकट की टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द वर्कशीट? वर्कशीट की शुरुआत में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? हम जानते हैं वर्कशीट का मतलब एमएस एक्सेल की बात हो रही है, और एमएस एक्सेल में पहली सेल तक जाने के लिए, क्योंकि क्या कह रहा है, बिगिनिंग ऑफ द वर्कशीट, वर्कशीट के बिल्कुल शुरू में जाने के लिए हम क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल प्लस होम। कंट्रोल प्लस होम की मदद से हम वर्कशीट के कहां पर आ सकते हैं? बिगिनिंग में। तो आंसर क्या बनेगा? कंट्रोल प्लस होम। आखिरी में जाना है तो कंट्रोल प्लस एंड कर देंगे, तो बिल्कुल शीट के लास्ट में चले जाएंगे, और ऊपर आना है फर्स्ट जगह पर तो कंट्रोल प्लस होम करेंगे। नेक्स्ट, विंडोज प्लस क्यू शॉर्टकट की इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर विच पर्पस? आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन, बहुत फेमस है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज प्लस क्यू शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? ओपन द टास्क मैनेजर, ओपन द प्रोजेक्ट सेटिंग्स, एक्शन सेंटर, सेटिंग्स ऐप, या ओपन द सर्च। हम जानते हैं विंडोज क्यू की मदद से सर्च बॉक्स ओपन होता है, तो आंसर क्या होगा? फॉर द सर्च पर्पस, ओपन सर्च। सर बाकियों का भी बता दीजिए कि टास्क मैनेजर को ओपन करने की कौन सी शॉर्टकट की है, या प्रोजेक्ट सेटिंग्स के लिए। आइए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर आपको टास्क मैनेजर ओपन करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एस्केप के द्वारा होगा। अगर आपको प्रोजेक्ट की सेटिंग्स को ओपन करना है या प्रोजेक्टर वाली सेटिंग्स को ओपन करना है तो विंडोज प्लस पी होगा। एक्शन सेंटर या नोटिफिकेशन एरिया को ओपन करना है तो विंडोज की प्लस ए होगा। सेटिंग्स वाली एप्लीकेशन को ओपन करना है तो विंडोज प्लस आई होगा। और यह भी बहुत फेमस है, सेटिंग्स भी पूछा जाता है, विंडोज प्लस आई। और सर्च के लिए क्या होगा? विंडोज प्लस क्यू। नेक्स्ट, इन एमएस वर्ड डैश अलाउज यू टू लिंक टू अदर पार्ट ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड में डैश आपको उसी दस्तावेज के अन्य भागों से लिंक करने की अनुमति देता है। अगर हमें सेम डॉक्यूमेंट के पार्ट से लिंक करना है तो एमएस वर्ड में किसका यूज करेंगे? क्रॉस रेफरेंस का। तो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज कॉल्ड क्रॉस रेफरेंस। ये क्या होता है? जब एमएस वर्ड में हमें उसी डॉक्यूमेंट यानी उसी दस्तावेज के किसी दूसरे भाग से लिंक करना होता है तो हम किसका यूज करते हैं? क्रॉस रेफरेंस। नेक्स्ट, among these which view is not found in MS Word 2021? इनमें से कौन सा दृश्य यानी व्यू MS Word 2021 में नहीं पाया जाता? हम जानते हैं व्यू टैब में हमें व्यूज देखने को मिलते हैं, चाहे वो वर्ड है, एक्सेल है या पावर पॉइंट है ना, इन सभी में। लेकिन इनमें से कौन सा व्यू नहीं है? रीड व्यू होता है, राइट व्यू नहीं होता, प्रिंट लेआउट व्यू होता है, आउटलाइन होता है और ड्राफ्ट भी होता है। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट व्यू नहीं होता। जब एमएस वर्ड में आप व्यू टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको 5 तरीके के व्यूज देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? रीड मोड, प्रिंट लेआउट मोड, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट। तो कौन सा व्यू नहीं है? राइट व्यू अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट, विच फंक्शन की ओपन फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स इन एमएस वर्ड 2021? एमएस वर्ड या किसी भी वर्जन में कौन सी फंक्शन कुंजी फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स को खोलती है? बताइए। हम जानते हैं फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स को ओपन करने की जो शॉर्टकट की है वो क्या है? वेरी गुड, कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल एच दबाएंगे तो फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स ओपन हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या पूछ रहा है? फंक्शन की बताइए, और फंक्शन की होती है F5। जैसे ही आप F5 प्रेस करेंगे एमएस वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहां पर आप किसी भी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं और किसी के साथ में रिप्लेस कर सकते हैं। दैट इज फाइंड एंड रिप्लेस। नेक्स्ट, व्हाट आर द कीबोर्ड शॉर्टकट कीज टू व्यू द स्लाइड इन फुल स्क्रीन इन एमएस पावर पॉइंट? एमएस पावर पॉइंट में
स्लाइड को फुल स्क्रीन में देखने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? पावर पॉइंट को फुल स्क्रीन पर अगर आपको देखना है तो क्या करेंगे? फुल स्क्रीन का मतलब समझ रहे हैं? Ctrl+F1। वैसे तो आप क्या करते हैं? F5 करते हैं तो आप फुल स्क्रीन पर आ जाते हैं, लेकिन वो क्या है? वो स्लाइड शो है। क्या यहां पर बात स्लाइड शो की हो रही थी? जी नहीं। अगर स्लाइड शो की हो रही होती और फुल स्क्रीन की बात हो रही होती तो आंसर क्या हो जाता? F5, जो कि गिवन भी नहीं है। लेकिन नॉर्मल अगर यहां पर बात हो रही हो किसकी? फुल स्क्रीन मोड की, पावर पॉइंट में, तो आंसर क्या हो जाएगा? Ctrl+F1 करके देखिएगा। पावर पॉइंट ओपन करिए, कंट्रोल के साथ F1 करिए, होगा वही जो आप F5 दबाने से होता है। लेकिन यहां पर F5 तो गिवन ही नहीं है, तो आंसर क्या बन जाएगा? Ctrl+F1, जो कि आपकी पूरी स्लाइड को स्क्रीन के ऊपर शो करेगा। आंसर क्या है? Ctrl+F1। वेरी गुड। नेक्स्ट, when you create a new PowerPoint file, by default it contains dash slide। हम जानते हैं जब आप एक नई पावर पॉइंट फाइल बनाते हैं, कंट्रोल क्या करते हैं नई फाइल बनाने के लिए? Ctrl+N करते हैं तो नई फाइल क्रिएट हो जाती है। तो डिफॉल्ट रूप से इसमें कितनी स्लाइड होती हैं? एक स्लाइड होती हैं, और आप जितनी चाहें उतनी ऐड कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 स्लाइड। देख सकते हैं। अगर आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं, Ctrl+D करके डुप्लीकेट कर सकते हैं। आप इंसर्ट करना चाहते हैं, Ctrl+M करके इंसर्ट कर सकते हैं। अरे इंसर्ट की शॉर्टकट की भी तो बहुत फेमस है, Ctrl+M फॉर द इंसर्ट, Ctrl+N टू क्रिएट अ न्यू फाइल। नई फाइल को क्रिएट करने के लिए Ctrl+N करेंगे, Ctrl+M करेंगे इंसर्ट करने के लिए, डुप्लीकेट करने के लिए Ctrl+D का प्रयोग करेंगे। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, देयर आर टोटल ऑफ डैश स्लाइड लेआउट इन PowerPoint 2021। MS PowerPoint 2021 में कुल कितने स्लाइड लेआउट होते हैं? स्लाइड लेआउट क्या होता है? अलग अलग तरीके की स्लाइड्स की हमें फीचर्स शो होते हैं, लेकिन होते कितने हैं ये? द करेक्ट आंसर इज 9। जब हम होम पर जाएंगे, वहां पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा किसका? लेआउट का। जब हम लेआउट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने 9 टाइप्स के लेआउट मिल जाएंगे। कैसे? ये वाले। होम पर क्लिक किया, लेआउट पर क्लिक किया, कितने लेआउट मिले? 9। कौन कौन से? टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, कंपैरिजन, टाइटल ओनली, ब्लैंक, कंटेंट विद कैप्शन और पिक्चर विद कैप्शन। ये 9 तरीके के आपको लेआउट मिल रहे हैं। जैसा भी आपको पावर पॉइंट बनानी है, जैसी भी स्लाइड आपको बनानी है, इनमें से आप कोई भी चूज कर लीजिए और हो जाएगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट कौन सी होती है? टाइटल। बाय डिफॉल्ट जो आपको ओपन करने को मिलती है जब आप कोई नई फाइल क्रिएट करते हैं तो कौन सी होती है? टाइटल स्लाइड। नेक्स्ट, इन MS Excel 2021 by default font name is dash and font size is dash। बताइए, MS Excel 2021 में डिफॉल्ट रूप से फॉन्ट का नाम क्या होगा और फॉन्ट आकार क्या होगा? हम जानते हैं MS वर्ड दिया हो या एक्सेल दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाय डिफॉल्ट लेटेस्ट वाले वर्जन में क्या है? कैलिबरी। और पॉइंट कितना है? 11 पॉइंट, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। लेकिन अगर पुराने वाले वर्जन के बारे में पूछ रहा होता तो क्या बन जाता? टाइम्स न्यू रोमन विद 12 पॉइंट। तो पुराने वाले के लिए ऑप्शन 3 होता और नए वाले वर्जन्स के लिए ऑप्शन 1 कैलिबरी के साथ में 11 पॉइंट। नेक्स्ट, द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग द वेब स्टैंडर्ड इज। वह केंद्रीय संगठन जो वेब मानकों को बनाने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है वो कौन है? ISO, ASCII, DARPA, W3C या ISP। वेब स्टैंडर्ड का मतलब वेबसाइट हो या वेब पेज या कोई वेब पोर्टल
इनको बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, वो मानक, वो नियम किसके द्वारा सेट किए गए हैं कि HTML पर काम करना है, इस तरीके से दिखेगी वेबसाइट, इस तरीके से वेब पेज दिखना चाहिए, इस तरीके से काम होना चाहिए। ये मानक सेट किए गए हैं वाया W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, W3C, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, W3 का मतलब वर्ल्ड वाइड वेब और C का मतलब कंसोर्टियम। नेक्स्ट, नेम द ब्राउजर डेवलप्ड बाय AOL। AOL द्वारा विकसित ब्राउजर का नाम बताइए। वेरी फेमस क्वेश्चन। AOL क्या है, अमेरिकन ऑनलाइन, यानी अमेरिका की जितनी भी सर्विस हैं वो सब कौन प्रोवाइड करता है, AOL, अमेरिकन ऑनलाइन। और इसके द्वारा विकसित ब्राउजर का नाम क्या है, क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर या गूगल। बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज नेटस्केप नेविगेटर, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि नेटस्केप नेविगेटर जो कि एक ब्राउजर है, इसको किसने डेवलप किया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, AOL, अमेरिकन ऑनलाइन के द्वारा। नेक्स्ट, प्रिंट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज गिवन इन डैश एंड प्रिंटिंग स्पीड इज गिवन इन डैश। बताइए, कह रहा है किसी प्रिंटर की प्रिंट गुणवत्ता को किसमें नापेंगे, कि वो क्वालिटी अच्छी है या नहीं प्रिंट करने के बाद, ये नापेंगे DPI में, यानी रेजोल्यूशन ऑफ अ प्रिंटर या प्रिंट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड इन DPI, डॉट पर इंचेस, एंड प्रिंटिंग स्पीड इज गिवन इन, और प्रिंटिंग की गति को किसमें नापेंगे, PPM, पेजेस पर मिनट में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, DPI, डॉट पर इंचेस, एंड PPM, पेजेस पर मिनट। नेक्स्ट, विच बोर्ड यूज टू कनेक्ट द केबल्स इन प्रिंटर। प्रिंटर में केबल को जोड़ने के लिए किस बोर्ड का उपयोग करते हैं। बोर्ड तो देखो एक ही है, कौन सा, मदरबोर्ड, और मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या है, PCB, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, PCB इज द करेक्ट आंसर। यानी कंप्यूटर के सेंस में तो एक ही बोर्ड होता है और उसे क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड, जिसमें रैम लगी होती है, रोम लगी होती है ना, जिसमें सारी मेमोरीज कनेक्टेड होती हैं, मदरबोर्ड, जिसमें USB ड्राइव्स, USBs कनेक्टेड होती हैं, मदरबोर्ड। उसी मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या है, PCB, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन MS Word 2021 टू डिस्प्ले द वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है IBPS का। MS Word 2021 में वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाएगा। हम जानते हैं वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स का काम क्या होता है, पैराग्राफ, सेंटेंसेस, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ये काउंट करना, और इसको शो करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो क्या है, कंट्रोल शिफ्ट G। कंट्रोल शिफ्ट G जैसे ही आप दबाएंगे आपके स्क्रीन पर वर्ड काउंट की पूरी स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल होगी, जिसके द्वारा कितने पेजेस आपने टाइप किए MS वर्ड में पता चल जाएगा, एक पेज टाइप किया है या 2 पेज, कितने वर्ड्स टाइप किए हैं टोटल आपने, कितने कैरेक्टर्स आपने टाइप किए हैं स्पेस के साथ या बिना स्पेस के, कितने पैराग्राफ टाइप कर चुके हैं आप, कितनी लाइंस आपने टाइप करी हैं। इस तरीके की पूरी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी वर्ड काउंट के द्वारा, और इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और G। क्लियर, वेरी गुड। डैश इज एन ईमेल दैट हैज बीन रिटर्न टू द सेंडर ड्यू टू अ परमानेंट एरर, मोस्ट ऑफन एन इनवैलिड एड्रेस। कह रहा है डैश एक ईमेल है जो स्थायी त्रुटि के कारण प्रेषक को वापस कर दिया गया है। क्यों, अक्सर एक अमान्य पता है, यानी जो एड्रेस है वो ही इनवैलिड है, और इस वजह से अगर मेल वापस आ गई, बाउंस हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे, हार्ड बाउंस। सर हार्ड बाउंस क्या होता है, परमानेंट एरर, यानी एक ऐसी एरर जिसके कारण वो मेल क्या हो गई, वापस आ गई।
और ये परमानेंट एरर क्या हो सकती है? या तो ईमेल एड्रेस गलत आपने एंटर कर दिया है, या तो जिसने बताया उसी ने गलत बता दिया। तो इस केस में आपका मेल जाएगा? जी नहीं, वो वापस आ जाएगा, बाउंस हो जाएगा, बाउंस बैक हो जाएगा, है ना। दैट इज कॉल्ड हार्ड बाउंस। सर सॉफ्ट बाउंस क्या होता है? सॉफ्ट बाउंस का मतलब कई बार इंटरनेट की स्पीड या इंटरनेट स्लो होता है जब आपने मेल भेजा, और उस वजह से टेम्परेरी मेल वापस आ गया, लेकिन जैसे ही इंटरनेट की स्पीड सही हुई फिर वो मेल अपने आप चला गया। इसे बोलते हैं सॉफ्ट बाउंस, जो कि टेम्परेरी एरर है, जिसके बाद मेल अपने आप दोबारा चला जाता है। लेकिन हार्ड बाउंस ये परमानेंट एरर है, इस केस में आपका मेल परमानेंट बाउंस बैक हो जाएगा। समझ में आया? वेरी गुड। What is the maximum number of primary partitions that can be created on a hard disk in Windows operating system? Windows operating system में हार्ड डिस्क पर प्राथमिक विभाजन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? विंडोज में सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, तो प्राइमरी पार्टीशंस कितने बनेंगे? 4। तो आंसर क्या हो गया? 4 प्राइमरी पार्टीशंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइमरी पार्टीशंस कितने हो गए? 4। डैश इज अ सेंट्रलाइज्ड या डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ द इंटरनेट वेयर पीपल एंजॉय कंट्रोल ओवर देयर डेटा। डैश इंटरनेट पर एक विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड रूप है जहां लोग अपने डेटा पर नियंत्रण का आनंद लेते हैं। आनंद कैसे? जैसे अगर आपको इस वीडियो को शेयर करना है तो आप कर सकते हैं। सर बिल्कुल कर सकते हैं। शेयर पर क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे लिंक, शेयर कर देंगे, कहीं भी कर सकते हैं ना। आप स्वतंत्र हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं। आपको पसंद आया तो आपने लाइक कर दिया, आपको पसंद नहीं आया आपने डिसलाइक कर दिया। हाँ, थम्स लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं, फ्रीडम है ना आपके पास। आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको पसंद आया तो आपने कमेंट कर दिया, आपको कहीं प्रॉब्लम लगी आपने कमेंट कर दिया, मैंने रिप्लाई कर दिया, ये फ्रीडम है आपके पास। इस तरीके के डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं? द आंसर इज वेब 3.0। इसको बोलते हैं वेब 3.0। वेब 3.0 का मतलब जहां पर किसी भी कंटेंट को यूजर शेयर कर पाए, उसे सब्सक्राइब कर पाए, उसको कमेंट करके उसका फीडबैक दे पाए, और जहां पर लाइक डिसलाइक के माध्यम से उसको मोटिवेट या डीमोटिवेट भी कर पाए, है ना। दैट इज कॉल्ड वेब 3.0। नेक्स्ट, योर वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल्स, एक्सेल स्प्रेडशीट एंड अदर डेटा फाइल्स में गेट इन्फेक्टेड बाय समथिंग कॉल्ड अ डैश वायरस। आपकी वर्ड दस्तावेज फाइलें, एक्सेल स्प्रेडशीट और अन्य डेटा फाइलें डैश वायरस नामक किसी चीज से संक्रमित हो जाती हैं, उसे क्या बोलते हैं? वर्ड डॉक्यूमेंट मतलब एमएस वर्ड, एक्सेल यानी एमएस एक्सेल, अदर मतलब पावर पॉइंट। वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट को करप्ट करने के लिए जो वायरस यूज किया जाता है वो कौन सा है? मैक्रो वायरस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। माइक्रोसॉफ्ट का दुश्मन, सोचो, एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट जैसी फाइल्स को करप्ट कर दे तो इसके लिए कोई अलग से वायरस बनाया गया होगा, है ना। जो माइक्रोसॉफ्ट का दुश्मन होगा वही ये काम करेगा। तो ऐसे वायरस को क्या बोलते हैं? मैक्रो वायरस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइवेट आईपी एड्रेस? निम्न में से कौन सा निजी आईपी पता है? हम जानते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस होगा और पब्लिक आईपी एड्रेस होगा। प्राइवेट आईपी एड्रेस कौन सा होता है? प्राइवेट आईपी एड्रेस इज द एड्रेस योर नेटवर्क राउटर असाइन टू योर डिवाइस। जो राउटर आपकी डिवाइस को असाइन करेगा वो क्या है? प्राइवेट। और प्राइवेट आईपी एड्रेस कितने हैं? 3। 10 वाली रेंज, 172 वाली रेंज और 192 वाली रेंज। लेकिन सिर्फ रेंज जानने से नहीं बनेगा, पूरा एड्रेस देखिए। 10.0.0.0 से लेकर 10.255.255.255 ये आपका प्राइवेट है। 172.16 वाली रेंज ये आपकी प्राइवेट है। कहां तक? 172.31.255.255 और 192.168.0.0 से लेकर 192.168.255.255
ये बनेंगे आपके क्या, प्राइवेट आईपी एड्रेस। और इनके अलावा जितने भी आईपी एड्रेस हैं वो कैसे हैं, पब्लिक आईपी एड्रेस। तो प्राइवेट आईपी एड्रेस याद कर लीजिए, बाकी क्या हो जाएंगे, पब्लिक। डैश रिफर्स टू अ स्टैंडर्ड फॉर ईथरनेट नेटवर्क टेक्नोलॉजीज दैट यूजेस अ थिकर वर्जन ऑफ द कोएक्सियल केबल। अच्छा, डैश ईथरनेट नेटवर्क प्रौद्योगिकियों के लिए एक मानक का संदर्भित करता है जो समाक्षीय केबलों के मोटे संस्करण का उपयोग करता है। बात हो रही है कोएक्सियल केबल की। हम जानते हैं कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल कहां करते हैं, टेलीविजन्स में, टीवी में। और कोएक्सियल केबल कितने तरीके की होती है, दो तरीके की, एक थिन होती है और एक थिक होती है। जो थिन होती है उसको 10⁻² बोलते हैं और जो थिक होती है उसको 10⁻5 बोलते हैं। यहां पर बात किसकी हो रही थी, थिकर वर्जन की। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10⁻5 इज द राइट वन। और अगर बात हो रही होती ट्विस्टेड पेयर केबल की तो आंसर क्या हो जाता, 10⁻T, जहां T का मतलब है ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक, तो कोएक्सियल केबल कितने प्रकार की, दो प्रकार की, एक थिक एक थिन। जो थिक होगी वो क्या होगी, 10⁻5, जो थिन होगी वो क्या होगी, 10⁻2। थिक वाले को थिकनेट केबल भी बोलते हैं और थिन वाले को थिननेट केबल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, डैश इज यूज्ड टू ट्रांसफर द डेटा डायरेक्टली टू मेन मेमोरी विदाउट यूजिंग सीपीयू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीपीयू का उपयोग किए बिना डेटा को सीधे मुख्य मेमोरी में स्थानांतरित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। हम जानते हैं अगर कभी भी डेटा सीपीयू से मेमोरी में ट्रांसफर करना है या मेन मेमोरी में डेटा ट्रांसफर करना है तो सीपीयू की रिक्वायरमेंट तो होगी ही होगी। लेकिन अगर हम सीपीयू की रिक्वायरमेंट नहीं करते हैं तो इसकी जगह पर किसका यूज करेंगे, डीएमए कंट्रोलर का। तो आंसर क्या हो जाएगा, डीएमए का मतलब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ये क्या काम करता है, कई बार हम सीपीयू को वही काम देते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी काम के लिए हम किसका यूज करते हैं, डीएमए कंट्रोलर का। और इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस टी इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस टी का क्या मतलब है, हम जानते हैं एमएस वर्ड में कंट्रोल टी का मतलब होता है इंडेंटेशन, यानी हैंगिंग इंडेंट के लिए इसका यूज करते हैं। तो आंसर क्या हो गया, सेकंड, दैट इज हैंगिंग इंडेंट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हैंगिंग इंडेंट होता क्या है। पहली लाइन को हमें कोई भी इंडेंट नहीं करना और बाकी लाइंस को इंडेंट कर देंगे यानी मार्जिन दे देंगे, तो इसे क्या बोलेंगे, हैंगिंग इंडेंट। मतलब हैंगिंग इंडेंट का उपयोग किसी भी पैराग्राफ की पहली पंक्ति को छोड़कर, पहली लाइन को छोड़कर सभी पंक्तियों को इंडेंट करने के लिए किया जाता है। अ हैंगिंग इंडेंट इज यूज्ड टू इंडेंट ऑल लाइंस ऑफ अ पैराग्राफ एक्सेप्ट द फर्स्ट वन इज कॉल्ड हैंगिंग इंडेंट। नेक्स्ट, Alt plus F5 in MS PowerPoint is used for which purpose? MS PowerPoint में Alt plus F5 का उपयोग किस उद्देश्य के लिए करते हैं, बताइए। कंट्रोल F5 का यूज करते हैं करंट स्लाइड से स्लाइड शो देखने के लिए, F5 का यूज करते हैं बिगिनिंग से देखने के लिए स्लाइड शो। लेकिन Alt F5 का हम लोग यूज करते हैं किस लिए, प्रेजेंटर व्यू के लिए। प्रेजेंटर व्यू मतलब जिसमें करंट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, नोट, ये सारे ऑप्शंस देखने को मिले, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटर व्यू। शॉर्टकट की क्या होगी, ऑल्ट प्लस F5। नेक्स्ट, जीमेल इज फ्री टू यूज वेयर एज डैश इज अ चार्जेबल सर्विस। जीमेल उपयोग करने के लिए बिल्कुल निशुल्क है ना, जीमेल हम जानते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसका अपोजिट, क्या कोई जीमेल की पेड सर्विस भी अवेलेबल है, क्या कोई गूगल की शुल्क वाली सेवा भी अवेलेबल है, जी हां, और इस सेवा को क्या बोलते हैं, गूगल वर्क स्पेस। दिस सर्विस इज कॉल्ड गूगल वर्क स्पेस।
जीमेल में मेल सेंड करने की लिमिट है 500 इन अ डे, लेकिन अगर पेड वाले प्लेटफॉर्म में चले जाएंगे, गूगल वर्क स्पेस का यूज करेंगे, तो ये लिमिट कितनी हो जाएगी 2000 की, है ना। वहां पर हम 2000 मेल्स को एक दिन में सेंड कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है फ्री वाले में और पेड वाले में। और भी कई सारे डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट, स्टार्टिंग लेटर ऑफ अ कॉलम इज ए। कह रहा है एक्सेल शीट की अगर बात करें तो अगर लेटर ए है स्टार्टिंग का, व्हाट वुड बी द एंड लेटर ऑफ एमएस एक्सेल 365। तो एमएस एक्सेल 365 का जो अंतिम लेटर होगा वो क्या होगा। कॉलम का प्रारंभिक अक्षर अगर ए है तो एक्सेल 365 में अंतिम अक्षर क्या होगा, या किसी भी वर्जन में, लेटेस्ट वाले वर्जन में जो अंतिम अक्षर होगा वो क्या है, XFD है। देख सकते हैं आप, लास्ट वाली जो सेल होती है एक्सेल में उसको हम किससे डिनोट करते हैं, XFD से। यही तो पूछ रहा है। अगर फर्स्ट A है तो लास्ट वाला क्या है, दैट इज XFD। नेक्स्ट, डैश इज द नंबर 1 सर्च इंजन इन साउथ कोरिया फॉर आउटपेसिंग द गूगल लोकली। डैश दक्षिण कोरिया में नंबर 1 खोज इंजन है जो स्थानीय स्तर पर गूगल से कई अधिक फेमस है, एंड दैट इज कॉल्ड नेवर। कहां की बात हो रही थी, साउथ कोरिया की, और साउथ कोरिया का जो सर्च इंजन है उसका नाम क्या है, नेवर। ये क्वेश्चन उल्टा भी पूछते हैं कि नेवर जो कि एक बहुत फेमस सर्च इंजन है किस कंट्री को बिलोंग करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, साउथ कोरिया। तो दोनों तरफ से याद करने की रिक्वायरमेंट है कि अगर साउथ कोरिया का सर्च इंजन पूछें तो नेवर, और नेवर किस कंट्री को बिलोंग करता है, तो आंसर साउथ कोरिया। नेक्स्ट, डैश इज अ प्राइवेट नेटवर्क दैट एंटरप्राइजेस यूज टू प्रोवाइड ट्रस्टेड थर्ड पार्टीज। डैश क्या एक निजी नेटवर्क है जिसका उपयोग उद्यम विश्वसनीय तृतीय पक्षों को प्रदान करने के लिए करते हैं। हम जानते हैं जब भी नेटवर्क में प्राइवेट की बात होगी तो आंसर या तो इंट्रानेट होगा या तो एक्स्ट्रानेट होगा। वीपीएन भी हो सकता है ना, वीपीएन भी तो प्राइवेट है। इंट्रानेट तब होगा जब विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही होगी, जब एम्प्लॉइज की बात हो रही होगी, कि वो नेटवर्क जो एम्प्लॉय यूज करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में उसे क्या बोलते हैं, तो आंसर होगा इंट्रानेट जो कि प्राइवेट नेटवर्क है। अगर बात होगी दो कंपनीज के बीच में यूज होने वाले नेटवर्क की, प्राइवेट यूज कर रहे हैं थर्ड पार्टीज के द्वारा, तो आंसर क्या होगा, एक्स्ट्रानेट। यानी यहां पर बात किसकी होगी, एक्स्ट्रानेट की, क्योंकि थर्ड पार्टीज के बारे में बात हो रहा है और प्राइवेट नेटवर्क की बात हो रही है। वीपीएन कब होगा, जब टनल की बात की जाएगी कि आपके डेटा को सुरक्षित रूप से एक टनल से गुजारा जा रहा है जिसमें हैकिंग की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आंसर क्या होगा, वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या ये बात समझ में आई। और इंटरनेट का मतलब वर्ल्ड वाइड वेब है ना, इंटरनेट मींस वर्ल्ड वाइड वेब, हम सब जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड इन ईमेल आईडी। ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से किसकी अनुमति नहीं होती, ब्लैंक स्पेस, डॉट, न्यूमेरिक डिजिट्स, कैपिटल लेटर या ऑल ऑफ दीज। क्या कैपिटल लेटर हम मेल में लिख सकते हैं, जी हां। क्या न्यूमेरिक डिजिट्स नंबर्स मेल में लिख सकते हैं मेल आईडी में, जी हां। क्या डॉट का प्रयोग कर सकते हैं, जी हां। क्या ब्लैंक स्पेस का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ब्लैंक स्पेस इज नॉट अलाउड इन ईमेल आईडी। इसी के साथ बेस्ट 40 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आउट ऑफ 40 आपने कितना स्कोर किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आज का सेशन ऑफ द डे, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाउ मेनी वर्कबुक व्यूज आर गिवन अंडर एमएस एक्सेल 2021 इन व्यू टैब। कह रहा है एक्सेल शीट में, एमएस एक्सेल में जब हम व्यू टैब पर क्लिक करते हैं तो कितने तरीके के व्यूज देखने को मिलते हैं, बताइए। 3 व्यूज, 4 व्यूज, 5 व्यूज, 7 व्यूज या 8 व्यूज। एक्सेल शीट में एमएस एक्सेल 2021 के अंतर्गत
व्यू टैब में कितने वर्कबुक व्यू देखने को मिलते हैं ये आपको बताना है ना। फेमस क्वेश्चन है, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में व्यूज के बारे में जरूर और जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बताइएगा अगर आपको पता है तो, नहीं पता तो वेट करिए अगले सेशन का, जहां पर इसके आंसर को मैं डिस्क्लोज करूंगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर में एक बढ़िया कॉन्फिडेंस बने, जिससे कि हम अभी से पढ़ना स्टार्ट करें और उसको एग्जाम तक पढ़ते रहें, रिवाइज करें एग्जाम में उसी नोट से बार बार, है ना, क्योंकि एक ही नोट से रिवाइज करने में ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ऐसा ना हो अभी किसी दूसरे पीडीएफ से पढ़ रहे हैं, बाद में किसी दूसरी पीडीएफ से पढ़ने लगे, अभी कोई बुक से पढ़ना शुरू करे हैं। बुक तो बिल्कुल प्रिफर मत करिएगा, है ना, क्योंकि वहां से तो क्वेश्चन मिलते ही नहीं। इतने आसान क्वेश्चंस तो नहीं होते आजकल के टाइम पर जो आपको स्टैटिक बुक से मिल जाएंगे, है ना, तो वो तो बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होंगे। तो एक बेटर यही है कि एक स्टफ आपके पास में होना चाहिए जिसको आप एग्जाम तक पढ़ें, पूरा सिलेबस कंप्लीट करें, मॉक टेस्ट दें, रिवाइज करें, है ना। तो इसके लिए आप कोर्स ज्वाइन करिएगा, दैट इज फुल कंप्यूटर कोर्स, लेटेस्ट वाला, जो कि 15 मार्च 2024 से स्टार्ट हुआ है। पुराने नहीं बेनिफिशियल रहेंगे, नया वाला ही कंटेंट आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्लियर है? ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, और फिर आप कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग, कोई कोर्स रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन है तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।